नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एडीओ से संबंधित है। और एडीओ को लेकर के जो अ, अभी काफी समय से एक प्रिपरेशन का पूरा माहौल बना हुआ है। तो इस एडीओ में जो अभी बजट तो अभी हालांकि आया नहीं है। 3 तारीख को मतलब कि आज बजट आएगा। तो इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण दिख रहा है आपको 2024-25 का। मैं ये बताऊंगा इसमें ग्रामीण विकास का जो आपका सेक्शन दिया है ईडीओ का, उस ग्रामीण विकास को लेकर, क्योंकि मैं देखो शुरू में आपको ये क्लियर कर दिया था कि जब तक डेटा ना आए तब तक आप बिल्कुल इसको मत पढ़ो, बट अब इसको पढ़ने का समय स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के जितने सारे डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा को आपको इस इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है। तो मैं ये बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना जो हमारे एडीओ के अकॉर्डिंग है, वो कौन से चैप्टर को पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। तो देखो यहाँ पर जो है इंडेक्स में आपको दिया रहेगा, ये जो आपको पेज दिख रहा है यहाँ पर इंडेक्स है। ये इंडेक्स कहीं ना कहीं जो इसमें टॉपिक नंबर 12 है, इसको आपको पढ़ना है, ग्रामीण विकास और रोजगार। ठीक है, और दूसरा इसमें तो इसमें जो ये 247 से लेकर 268 तक मैं भी आपको बताऊंगा कि इस पेज में 247 से लेकर के 268 तक लिखा क्या है इसमें। आखिर मैं उसमें से ये चीजों को, मैं उन सेंटेंस को थोड़ा सा बाहर लाऊंगा जो आपको सीधे सीधे तौर पर स्टैटिक पार्ट से जोड़ के, है ना, जोड़ेंगे। तो ग्रामीण विकास वाला सेक्शन जो मैं कह रहा था कि ग्रामीण विकास है ना, वो ग्रामीण विकास का सेक्शन आपको यहीं से पढ़ना है। मैंने इतना नहीं पढ़ना है, जो डेटा वाला सेक्शन है, डेटा वाला सेक्शन, क्योंकि 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आजीविका, दूसरा है ग्रामीण विकास और तीसरा है पंचायती राज। ठीक है, ये तीनों को आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण विकास वाला सेक्शन है, यहाँ से डेटा आपको क्या क्या देखना है वो बता रहा हूँ आपको। तो पेज नंबर 247 चलते हैं हम लोग। तो आप इस इकोनॉमिक सर्वे के 247वें पेज पर आपको जाना है और उसको भी यहीं से आप देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पर 245 भी लिखा है, यहाँ पर 256 भी लिखा है। तो जिसको आपको देखना है ना 245, वहां बोला 247वें पेज पर है। तो जब जो डाउनलोड करेंगे फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम साइट्स पर। तो वो अब उसके नीचे जो है यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है हेडिंग करके ग्रामीण विकास और क्या लिखा है यहाँ पर, रोजगार। ठीक है, तो इसी ग्रामीण विकास और रोजगार में अब हम देखते हैं क्या क्या हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो, इसके जो मेन बिंदु है, मेन पॉइंट्स है, ठीक है, मेन सिग्नेचर पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि जैसे आप पढ़ते हो स्टैटिक पार्ट में, तो मनरेगा एक महात्मा गांधी के नाम से रोजगार की गारंटी जो दी गई है, उसमें इन वर्षों के आधार पर, जैसे यहाँ पर 2023 और 24 के हिसाब से दिया है, तो इस 23-24 के हिसाब से ये देखना है कितने लाख किसान परिवार, ठीक है, जिनको इस मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया है। तो आपको यहाँ पर दिखा है कितने लाख, यहाँ पर 24,77,000। तो ऐसे डेटा को फिगर आउट करना है। मैंने डेटा वाला सेक्शन आपको यहाँ से पढ़ना है और उससे रोजगार के अंतर्गत, इस मनरेगा के अंतर्गत कितने लाख मानव दिवस, है ना, क्वेश्चन आता है कितने लाख मानव दिवस, जिसे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे ही, पहले कुछ दिन पढ़ लेते हैं, कुछ दिन पढ़ लीजिए आप, फिर मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा आपसे। तो 72-76.63 लाख मानव दिवस, इसमें डेटा आपको बहुत सारा मिलेगा, सृजित होंगे। इनमें महिलाओं का परसेंटाइल कितना है, 54। तो पूछ सकता है कि भाई 2023-24 में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 54% है, जो पुरुष की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और 23-24 में कितने परिवारों को, तो 3-43-1-22 परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया। तो ऐसी मनरेगा का 2023-24 का डेटा है। सेम मनरेगा 2024 और 25 का भी डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितने परिवार हैं, 21,17,000। पहले कितने थे, 24,71,000, 24,77,000। अब कितने हैं, तो 21,17,000। ठीक है, 21 लाख कितने हैं, 17,000। फिर इसमें से कितने लाख मानव दिवस, तो अभी तो ये हालांकि सर्वे जो रिलीज हुआ 24-25 का ही है, इसमें 8-11 लाख मानव दिवस। इसमें महिलाओं का परसेंट कितना है, तो 55, पहले कितना था, 54। तो ऐसे आपको ना ईयर वाइज, ये जो लाइन है 2024-25 के लिए है और इसके ऊपर लाइन जो है 2023-24 के लिए है। तो डेटा आप देख के बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें 24-25 सितंबर में उपलब्ध राशि कितना करोड़ से कितना करोड़ रुपए, है ना, यहाँ किया गया है
व्यय, तो इतना करोड़ है, तो 2944 ऐसा आपको डेटा को एक बार में डेटा तो डाइजेस्ट होगा नहीं, डेटा को बार बार रिवाइज कर करके लिखना है अपने को और उसको पचाना है, ठीक है ना। और मैं जो बोल रहा हूँ ये मेल मेन मेन पॉइंट्स है ना, तो इसमें आपको इससे कम में तो कुछ होगा नहीं। दूसरा देखो, चक्रीय निधि की बात करते हैं, जब आप पढ़ते हो ना इसमें, तो रिवॉल्विंग फंड एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप पढ़ते हैं एडीओ में। तो जो रिवॉल्विंग फंड है, चक्रीय निधि की बात करते हैं, तो चक्रीय निधि कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना है, चक्रीय निधि के माध्यम से 23-24 में कितने स्व सहायता समूह, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्व सहायता समूह में जो महिला सदस्य होते हैं, उन महिला सदस्यों को अनुदान के रूप में, किस रूप में, अनुदान, ऋण नहीं बोल रहा हूँ, ऋण मतलब क्या होता है फिर ब्याज देना पड़ता है, अनुदान मतलब कि इट्स ग्रांट के रूप में, है ना, कितना लाख रुपए दिया गया है। तो फिर आपको ये डेटा 23-24 के हिसाब से, ठीक है। स्टैटिक में आप पढ़ते हैं चक्रीय निधि किसको बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी निधि की परिकल्पना की जाती है कि एक प्रकार से उधार दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल जो स्थिति है बनी रहे, उनकी जो, जैसे आप कोई ग्रुप बना के चल रहे हैं स्व सहायता समूह, उनको पैसा देंगे तब तो उसके लोग उसी पैसे से ऋण लेंगे, ठीक है, ताकि उनका जो भी काम रुके ना, तो फंड क्रिएट होगा, रोजगार बढ़ेगा, रिस्क थोड़ा सा कम, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिस्क थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे, तो पढ़ेंगे उसको। तो ये चक्रीय निधि के माध्यम से 23-24 में इतने स्व सहायता समूह को इतना लाख रुपए 23-24 में दिया गया, और वैसे 24-25 में सितंबर तक इतने समूह को इतना लाख दिया गया। तो ईयर के वाइज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर एक प्रोग्राम होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसके अंतर्गत 23-24 में इतने स्व सहायता समूह को इतना लाख, मतलब ये प्रोग्राम है और ये सेशन है और ये समूह की संख्या है और इतना पैसा है, ठीक है। जैसे कि 2023-24 का डेटा बना लीजिए, 2024-25 का डेटा, मैं आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेटा आपको एक बार डेटा, मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को आइडिया नहीं है डेटा कहाँ से पढ़े, तो भाई डेटा इस वाले पेज से पढ़िए आप, ये तो मूल बिंदु हो गए। अब आते हैं ग्रामीण विकास के कुछ पॉइंट्स पर। जैसे यहाँ पर देखो कि पंचायती राज व्यवस्था है ही कहीं ना कहीं, स्थापना 2000 में हुई है, आप इनको अंडरलाइन करते चलें, ठीक है। हम पढ़ते भी है कहीं ना 11वीं अनुसूची में पंचायती राज लिखा हुआ है, उसमें 29 कार्यों के बारे में, है ना कहीं उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में जनगणना कितनी, 2,55,45,198, ठीक है। इसमें राज्य में 76%, 76 ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ये हो गया। 33 जिला पंचायत है, 46 जनपद पंचायत है। 2011 के हिसाब से कितने ग्राम है, तो 20-1-26 है, 10-9-71 ग्राम पंचायत है। अभी 19-20 में पंचायत विभाग ने जारी किया डेटा, कितने ग्राम पंचायत है, तो 11,664, और कितने, है ना, ग्राम स्थापित है, 220-255 करके। तो ये सब डेटा फिगर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब इनमें ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, तो भाई देखो यहाँ पर कुल जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर आपने पहले पढ़ रखा होगा, ये दिया है। ग्रामीण परसेंट यहाँ पर देखो, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो ये सब डेटा कुछ ज्यादा ही हो गया, इन सबको डेटा को नहीं पढ़ना है, ठीक है। या फिर जैसे अब ग्रामीण विकास लिखा है, तो पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है, तो देखो यहाँ पर 17.79%, ठीक है। मतलब पिछले 10 साल में ग्रामीण जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो 17 क्या बोलेंगे 79%, और है ना। तो छत्तीसगढ़ पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो आपको यहाँ पे 29.61%, तो ठीक। तो ये डेटा फिगर है कहीं ना कहीं, और वैसे भी नहीं हो पाता, तो इतनी बारीकी से आपको नहीं ध्यान रखना है, नहीं पढ़ना है, कोई इसमें कुछ खास डेटा आपको नहीं दिए हैं। जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कितना है, तो 76.76% है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि भारत में क्या स्थिति, तो खैर ये डेटा वाले उतना ज्यादा अपने को डीप डेटा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, पहले बोल दिया हूँ। टेबल्स को थोड़ा इग्नोर करिए फिलहाल तो। फिर यहाँ पर चले, देखो यहाँ पर सर्वेक्षण का जो नेक्स्ट पेज है, इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य, अच्छा ये
इसको पढ़ने के फायदे हैं कि आपको डेटा एक्यूरेसी मिलती है कहीं ना कहीं, है ना। तो डेटा एक्यूरेसी मिलती है मतलब कहने का ये है कि आपको कहीं ना कहीं जो दाव पत्ती, कल को अगर मान लो आप क्वेश्चन यहाँ से आप लाना चाहें तो दाव पत्ती के लिए आपको ये पेज फायदेमंद रहता है, इसलिए आप डेटा को यहीं से पढ़ने की कोशिश करिए। 2020 में राज्य के कुछ स्वास्थ्य सूचकांक यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। जैसे अशोधित जन्म दर कितना है, तो देखो कुल कितना है 22। कुल प्रजनन क्षमता दर कितना है, तो यहाँ पर इसका डेटा आया नहीं, तो 19 से लेकर 21 तक का आप पढ़ के जाइए इसको। कुल कितना है 1.8। शिशु मृत्यु दर कितना है, तो देखो ये अभी 38 है 2020 के हिसाब से। 5 साल के नीचे मृत्यु दर कितना है, तो यहाँ कोई डेटा है नहीं अवेलेबल हमारे पास। अशोधित मृत्यु दर कितना है, तो 7.9। तो ये कुछ फिगर आपको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। अब चूंकि लिखा है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास में आपको ध्यान ये देना है कि भाई ग्रामीण स्तर के डेटा का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्रामीण स्तर पर कितना अशोधित जन्म दर है, कितना अशोधित मृत्यु दर है, कितना शिशु मृत्यु दर है। तो टोटल में यहाँ पर देखो 38 है। गांव में कितना है यहाँ पर, तो 40 है ना। कि एक साल के अंतर्गत 1000 बच्चों में कितने बच्चे मरते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो वो उनकी संख्या कितनी है, 38 है। ठीक है, एक साल में, एक साल के भीतर कितने जन्मे बच्चों का मृत्यु हुआ है। फिर देखो यहाँ पर संस्थागत प्रसव की बात करता है, सरकारी और क्या गैर सरकारी दोनों मिलाकर के। तो कुल की बात करें तो कुल संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना है 23 के हिसाब से 85 दशमलव कितना है यहाँ पर 60। इन्हीं सारे डेटा को आपको रीड करना है, थोड़ा सा समय लेकर के रीड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर कितना है, तो 78.78%। भाई गांव में वैसे भी लोग उतना ज्यादा डिलीवरी को इंस्टीट्यूशन लेवल पर नहीं लेके जाते हैं, घर में कर लेते हैं, परंपरागत तरीके से कर लेते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात भी है। नगरों में लोग ज्यादा थोड़े से वो होते हैं, क्या कहते हैं, अवेयर होते हैं, थोड़े से उनको ज्यादा समझ होती है। तो ये 91.95% है। तो ये पूछ सकता है कि टोटल कितना वो है संस्थागत प्रसव है कितना है, तो 85.60 है। ग्रामीण स्तर पर कितना है, तो यहाँ पर 78.78 है, 88 है। नगरीय स्तर पर कितना है, तो 91.95 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये तो संस्थागत प्रसव की बात करते हैं। फिर यहाँ पर तो ऐसी डेटा आपको यहाँ पर देखो जीवित जन्म है ना, लेकिन मृत्यु की बात करते हैं तो हालांकि ये मृत्यु वाला डेटा तो कोई नहीं पूछेगा, केवल आप ऊपर डेटा को ध्यान रखेंगे। फिर देखो जितनी योजनाएं यहाँ पर दी है तो गो फॉर वेब और सारी योजनाओं का आपको यहाँ पर एक बार ईयर नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि ये योजना कब चालू हुई, जैसे कि मनरेगा कब चालू हुआ, एनआरएलएम कब चालू हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना चालू कब हुआ ग्रामीण स्तर की, है ना, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क योजना विकास योजना कब चालू हुआ, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, मतलब ये सब योजना आपको कहीं ना कहीं ईयर वाइज याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो मनरेगा को लेकर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये मनरेगा जब पढ़ते हैं ना, तो मनरेगा की शुरुआत कैसे हुई, कौन से अधिनियम से हुई, इसमें चलो ठीक है, इसमें हमको डेटा देखना है। जैसे यहाँ पर देखो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, तो एक्ट 2005 में पास हुआ। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। अब पहले चरण में मैंने 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के कितने जिले में, 11 जिलों में। फिर यहाँ पर देखो दूसरे चरण में, तो दूसरा कब था 2007 में, कितने जिले यहाँ पर, 4 जिले। और तीसरा चरण कब था 2008 में, यहाँ पर समस्त जिलों में क्या हुआ है, प्रभावशाली हुआ। अब मान लो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा में छत्तीसगढ़ के सारे जिले में ये किस वर्ष ये लागू हुआ, तो कब हुआ, 2008 में 1 अप्रैल को हुआ। ठीक है, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले चरण में कितने जिले, यहाँ पर 11 जिले। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि इस पूरे पेज को पढ़ना कैसे, अगर आप पढ़ना चाहो तो, है ना, अगर आप खुद से थोड़ा समय से पहले करना चाहते हैं। बाकी जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि चंद्रा एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट इस पेज को आपको थोड़ा सा खुद से वर्कआउट करना पड़ेगा। एकेडमिक एफर्ट्स जरूरी हैं, बट आपको सेल्फ एफर्ट भी कहीं ना कहीं पुटअप करना ही है, तब तो हो पाएगा। ठीक है, चलो दूसरा, रोजगार की गारंटी और परिसंपत्ति का सृजन की बात करते हैं, तो एक कायदे से मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना और स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, मांग पर रोजगार, ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम, ध्यान रखना मनरेगा अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध है, मतलब ये अनस्किल्ड लोगों के लिए है। तो उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराने का यहाँ प्रावधान किया गया।
ठीक है। महिलाओं को प्रायोरिटी इसमें दी जाएंगी। ठीक है। अधिनियम के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन महिलाओं की, है ना, उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे, वो आवेदन करेंगी पहले तो। ठीक है। उनको प्राथमिकता दी जाएंगी। यह भी सुनिश्चित करें कि कम से कम 1/3 महिलाएं बेनिफिशियरी हो, लाभान्वित हो इससे। दिव्यांगजन को उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं तो काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिन के भीतर श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी पर एक न्यूनतम मजदूरी का 1/4 होता है। 30 दिन के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। ठीक है। तो ये चीज कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर कितने दिन में कितना बेरोजगारी भत्ता, पहले 30 दिवस हेतु जो न्यूनतम मजदूरी है उस दर का 1/4 होता है, एवं 30 दिवस के बाद, है ना, जो पहले 30 दिन के लिए जो भी न्यूनतम मजदूरी है, मैं दिखाऊंगा आपको कितना न्यूनतम मजदूरी है ना, उसका 1/4। उसके बाद जो है उसका कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है। यह अधिनियम बेरोजगारी भत्ता अधिनियम कब का है, 2013 का है। ऐसा करके अतिरिक्त रोजगार, राज्य शासन चाहे तो, अब ये अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान 2013-14 से राज्य शासन के द्वारा महात्मा गांधी, जिसे नरेगा कहते हैं, तो इसके अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 150 दिन कर दिया गया है। कब से, 2013-14 से कितने दिन, 150 दिन कर दिया गया है। इस अतिरिक्त 50 दिन का होने वाला व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 दिन तो देगी, इसके अलावा 50 दिन का और एक्स्ट्रा, तो फिर ऐसे में कितना हो गया, 150 दिन का फिलहाल। बट इस 50 एक्स्ट्रा डेज का जो भी कॉस्ट होगा उसको कौन बियर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया के वन अधिकार पत्र धारक लोग हैं उनको अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, है ना। वन अधिकार पत्रक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, बशर्ते उन परिवारों के पास, ठीक है, फॉरेस्ट, है ना, जो FRA अधिनियम 2006 के द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकार के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। ठीक है। ये भी शर्त है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा से सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्र में 95 मानव दिवस कार्य का लाभ प्रदान किया जाता है। ये भी यहाँ पर है, जो ग्रामीण हितग्राही हैं उनके लिए अगर मैदानी स्तर है तो 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्र है तो 95 मानव दिवस। मजदूरी भुगतान डाकघर के बचत खाते के माध्यम से या बैंक के माध्यम से किया जाएगा। मजदूरी दर अभी 2024-25 में कितनी है, 243 रुपए कर दी गई है। वही मैं कह रहा था, 243 रुपए का 1/3 करेंगे, फिर कितना होगा, 1/2 करेंगे, 30 दिन तक 1/3। यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको कि देखो 1/4, सॉरी 1/3 1/4 है, 1/4 30 दिन तक 1/4, 243 का 1/4 जो भी होगा। और उसके बाद 30 दिन के बाद, है ना, आवेदन के बाद फिर 15 दिन, है ना, समय जो अवधि इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो बेरोजगारी जो मूल्य दर निर्धारित है 243, उसका 1/4। मैं समझा नहीं रहा हूँ, केवल मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डेटा इसमें पढ़ना है। ठीक है। जैसे मजदूरी सामग्री अनुपात क्या क्या है, 60:40 में। जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री का 60:40 में राशि अनुपात में राशि व्यय होगी। मशीनों में कार्य करना प्रतिबंधित है। ऐसा करके थोड़े से हैवी जो मशीनरीज है जिसमें जोखिम ज्यादा है उसमें आप काम नहीं करेंगे, उसमें रीड करना पड़ेगा किन किन क्षेत्रों में प्रोहिबिटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। फिर देखो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई, है ना, जो ऑडिटिंग यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर उल्लेख है छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012, है ना। शिकायत के लिए 2012 में क्या बनाया है, अधिनियम बनाया गया। फिर ऑनलाइन शिकायत के लिए वेबसाइट ये है, तो ये हालांकि नहीं पूछना चाहिए। ई मस्टर रोल मतलब कि इसमें पूरे के पूरे डेटाबेस, इसमें कहीं ना कहीं रोल होंगे, इनरोल होंगे। पूरा डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस। लोकपाल के लिए, है ना, धारा कौन सी, 27 है यहाँ पर, ऐसा करके धारा 27 में लोकपाल यहाँ पर लिखा है। ठीक, वो जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। अपीली जिले के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मतलब अगर मान लो जिला स्तर पर, है ना, लोकपाल सुनवाई नहीं होता है तो फिर राज्य स्तर पर 3 मेंबर की, है ना, अपीली प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ऐसा करके उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो पहले सुनवाई जिला स्तर पर लोकपाल करेगा, अगर मान लो बात यहाँ नहीं बनती तो राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण, इसमें हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
फिर देखो ये जन मनरेगा करके भारत सरकार द्वारा आम जनों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति को जियो टैग्ड के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध करा सकते हैं। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी केवल सरसरी तौर पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें डेटा आपको देखना है। भुगतान, कभी मान लो इनका फुल फॉर्म पूछ ले, एनएमएमएस क्या है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा करके दिया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्य के कार्यस्थल में मस्टर रोल में उपस्थिति लेने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मस्टर रोल की उपस्थिति लेने के लिए, ठीक है, मस्टर रोल में जो प्रेजेंट डालने के लिए वो सब एनएमएमएस की यहाँ व्यवस्था की गई है, ठीक है। भुगतान के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उन्नति क्या है, ठीक है। तो इसके बाद रीड करेंगे कि प्रोजेक्ट उन्नति के तहत 18-19 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से अधिक कार्य वाले हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के माध्यम से आरसीटी, ठीक है, तो आरसीटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीटीयू, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम, ऐसा करके पूरे पूरे कार्यक्रम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। मातृत्व अवकाश का क्या प्रावधान यहाँ पर है। ऐसी महिला श्रमिकों को जिन्हें विगत 12 माह से 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है ना, तो उनको कहीं ना कहीं मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जा रहा है। तो ये भी प्रोविजन एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शेड होना चाहिए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 वर्ष से अधिक बच्चे होने पर शिशु घर क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, ठीक है, ये है। बाकी ये सब डेटा उतना खास तो नहीं लग रहा है इसमें, है ना। ये टेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे का पूरा डेटा नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखो उपलब्ध राशि क्या है, व्यय राशि क्या है, सृजित मानव, सृजित मानव दिवस आप पढ़ सकते हैं। जैसे बोला 2024-25 में कितना है, 811 किया गया है, 23-24 में कितना किया, 1276 कर लिया गया है। ये डेटा थोड़ा सा पहले ही मूल जो बिंदु वहां पे लिखे ना उसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे उतना कुछ खास आपको ध्यान नहीं देना है। अभी योजना के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य उद्देश्य क्या है उसके, ठीक। इसको रीड करेंगे कि भैया इसमें किनका केंद्र का अंश राज्य का अंश का अनुपात कितना है, 60 अनुपात कितना है, 40। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत मार्च 2024 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य, मतलब ये कह रहा हूं कि आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक बार पूरा का पूरा जो यहाँ पर रोजगार का योजना भी उसमें दिया है ना, वो सब भी आता है, ग्रामीण विकास में ही आता है, जिसको आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आवास निर्माण की कितनी जगह दी गई है, 25 वर्ग फीट है, रसोई के लिए क्षेत्र शामिल है कि नहीं, उससे इंक्लूड है एक्सक्लूड है वहां पर। इस प्रावधानों को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। मैं केवल बाद में इसको दोबारा से लेके आऊंगा, मैं केवल कह दे रहा हूँ कि आप इसमें क्या क्या पढ़ें और क्या क्या उसमें स्किप करें, अभी डेटा मत पढ़ो आप पूरा, ठीक है। ये डेटा कोई काम का नहीं है यहाँ पर, ये 17-18 डेटा आपको पढ़ना ही नहीं, फालतू मात्र पढ़ना है तो 24-25 और 23-24 का, बस जो भी पढ़ना है इन्हीं सब डेटा को एक बार रीड करना है। पीएम जनमन की भौतिक प्रगति क्या स्थिति दिखा रही है ना। 18 जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवार को 100% लाभ दिए जाने हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना के तहत राशि रुपए 2 लाख प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसमें कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है, कितने, है ना, कैसे कैसे आवास, कच्चे आवास है, पक्के आवास है, वो सब थोड़ा सा इसको एक बार रीड आउट करना है। ये तो उतना मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जब एमसीक्यू बनेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, सीधे सीधे रटने वाली बात है यहाँ पर। फिर ये योजना पर जो उसमें लाइन से दी है योजना सबकी सब, अब देखो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब से हुई है, तो 25/9/2023, ठीक है, जो कि राज्य पोषित योजना है, लिखा है ना मुख्यमंत्री, ठीक है। अब इसमें पूरे आवास की संख्या आप गिन तो सकते नहीं है, यहाँ पर प्रावधान ही पढ़ लिया रहो कम से कम एक आध बार, थोड़ा सा गोथ्रू हो जाएंगे तो थोड़ा चीजें झिलमिल तरीके से याद रहेंगी आपको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर शौचालय के लिए कितना कितना प्रति परिवार पैसा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ठीक। सामुदायिक शौचालय के लिए कितना यहाँ पर प्रति प्रावधान दिया गया है, तो वैसा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सब पूरा उतना एकदम इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ वन टाइम आप एक बार रीड करें इसको, ठीक है। जो कठिन वाला सेक्शन है उसको आप रीड करिए ताकि नेक्स्ट टाइम में वो थोड़ा सा आपको समझ में तो आए लिखा क्या है इसमें। ये तो मैं कहूँगा मना कर दो सीधे सीधे, कोई मतलब का नहीं डेटा,
ठीक है। अब वित्तीय प्रगति में तो हो सकता है कि 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24-25 की वित्तीय प्रगति, तो 23-24 में है ना, कुल प्रावधानित राशि करोड़ में दिया, देखो करोड़ में यहाँ पर दिया, तो पहले 400 करोड़, यहाँ भी 400 करोड़। ठीक है। अब फाइनली इसमें व्यय का प्रतिशत देखो, इसमें लास्ट का 2-3 डेटा, बाकी ये सब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। एनआरएलएम बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे संबंधित जो भी योजना से 2013 में चालू की गई, एनआरएलएम को चालू किया गया 1 अप्रैल 2013 को। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य में 60 और 40 का अनुपात किया जा रहा है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी को दूर करना, इसका भी लिखा ना, आजीविका। ठीक है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब इसके मोटिव में है, इनके सब उद्देश्य हैं, क्योंकि इनको ग्रामीण स्तर पर क्या देना है? आजीविका देना है, लाइवलीहुड देना है। फिर देखो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, सीआईएफ, सामुदायिक निवेश कोष। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान एक स्व सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में दिया जाता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह में सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ना। मैंने सामुदायिक निवेश कोष, दैट इज इन्वेस्टमेंट, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा आपको देना है ताकि वो रन तो करे कम से कम। मैंने वो प्रारंभिक पूंजी के तौर पे इनिशियल फंड के रूप में हम अमाउंट दे रहे हैं, कितना? 60,000 रुपए तक का राशि ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसकी वापसी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है। ठीक है। तो वही है कि ये सब उसमें कई टॉपिक पर, यहाँ चक्रीय निधि के बारे में, अभी रिवॉल्विंग फंड की बात कर ही रहा था। चक्रीय निधि की परिकल्पना महिला स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए, जैसे हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें पैसा दिया गया, जो पैसा आपने दिया यहाँ चला गया। अब इनमें से मान लो 5 लोग हैं, 5 में से किसी ने इस पैसे को ले लिया उधार, ठीक है, ताकि उस व्यक्ति, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के उस मेंबर को यहीं से पैसा मिल सके और उसकी जो जरूरतें पूरी हो सके, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल हेल्प मिलता रहे, और जो पैसे का रिस्क है वो कम हो सके। पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फिट रहेगी, संस्थान चलते रहेंगे। उसके लिए देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 माह में पंचसूत्र, है ना, का पालन कर रहे हो, ये सब इसके लिए क्राइटेरिया है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा वैसे सहायता समूह जो 3 माह में पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, जैसे कि नियमित साप्ताहिक बैठक हो रही कि नहीं हो रही है, नियमित साप्ताहिक बचत हो रही कि नहीं हो रही है, नियमित आंतरिक लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियमित ऋण वापसी हो रही कि नहीं हो रही है, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण, ये 5 पंचसूत्र यहाँ पर दिख रहा है। पूछा जाता है साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी और लेखा संधारण। ठीक है। उसके लिए 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में यहाँ पर प्रदान की जाती है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम फाइनेंशियली इनपुट दे सकें और उसके अंदर की महिलाएं इन पैसों का इस्तेमाल करके अपना लाइफ बेहतर करके इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपना कंट्रीब्यूशन बना के रखें। ठीक है। बैंक लिंकेज मतलब क्या है? महिला स्व सहायता समूहों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना, ठीक है ना, बैंक के साथ लिंक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मैंने कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम को लेके अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर DDU-KY, दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण कौशल योजना, ऐसा करके यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो अब ये राज्य में योजना जो है 2014 से YP स्टेट के तहत संचालित थी। ठीक है। इसके लिए कुछ एक्शन प्लान वगैरह भी है। इसमें आयु वर्ग पूछा जाता है 15 से लेकर कितने वर्ष तक, तो 35 वर्ष के इच्छुक ग्रामीण गरीब व वंचित वर्ग के युवा जो है ना। तो और कुछ विशेष समूह के लिए 45 ईयर तक निःशुल्क आवासीय कौशल विकास का प्रशिक्षण भी किया गया। वैसे नॉर्मल तो 15 से 35 है, बट इन सम स्पेशल कंडीशंस ये एज क्राइटेरिया कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो ऐसा करके आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर देखो ये कार्यक्रम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा था, RCT करके पूछा जा सकता है। उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंतर्गत कितने, है ना, प्रदेश में अविभाजित 18 जिले में RCT केंद्र स्थापित हैं। ठीक।
तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्थान है RCT। ठीक है, इसको तो इनको ये सब योजना अगर पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यहाँ पर वो भी ध्यान रखना है अपने को, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यहाँ पर उसको रीड करना है, कब चालू हुआ। तो देखो सुशासन दिवस में चालू हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंधित जन्मतिथि में 25 दिसंबर 2000 को, है ना। इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि भाई सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी, है ना, तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहट को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना। तो ये कितने में कितने यानी कितनी आबादी है, कितनी आबादी, इसको आप थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये सब डेटा हमारे किसी काम का है नहीं, मैंने एक बार इसको रीड करिए, यहीं से आपको थोड़ा डेटा मिलेगा कहीं ना कहीं। ये ग्राम सड़क विकास योजना, नवीनीकरण की व्यवस्था वहां पे क्या क्या है, इससे ग्राम गौरव पथ योजना चालू कब से 2012-13 में, इसका पर्पस क्या है, सीमेंट कंक्रीट सड़क व नाली का निर्माण, है ना, गौरव पथ योजना की एक तर्ज पर, है ना। ग्राम गौरव पथ शहर में गौरव पथ के नाम से है और गांव में ग्राम गौरव पथ के नाम से उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या मीटर और इतना मीटर, क्या इसका पूरा डायमेंशन वगैरह उसके ऊपर देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ पूर्णतः नाबार्ड द्वारा पोषित है। अब नाबार्ड जो है ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिखा भी है, नाबार्ड की भूमिका इसमें है। लेकिन लगता हो ना पथ की बात हो रही, रोड की बात हो तो कहीं ना PWD संभाल रहा होगा, बट नहीं, इसको कौन चलाता है तो नाबार्ड चलाता है। ठीक है, एक तरफ नाली का निर्माण आवश्यक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना भाई, है ना। वीडियो में थोड़े से कोर क्वेश्चन ग्रामीण विकास पर बेस्ड होंगे, इसलिए आपको भी थोरोली इसको पढ़ना है ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछ सकता है 23-24 में पूर्ण गौरव पथ की संख्या कितनी है, 68, 24-25 में कितनी, तो 19। ठीक, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा आपको ये योजना है उतनी तो खैर ठीक है, वन लाइनर देख सकते हैं कब चालू हुआ, तो 2014 में सांसद ग्राम आदर्श योजना। ठीक, तो ये ऐसा कुछ योजना को वन लाइनर देखें, और ये डेटा को थोड़ा देख सुन के पढ़ना भाई, ये डेटा उतना टेबल हमारे काम का है नहीं। बाकी आगे आगे नगरीय विकास, तो इतने पेज को आपको यहाँ पढ़ना है। मैं पढ़ाया तो नहीं हूँ आपको, मैं सिर्फ बताया हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपको ग्रामीण विकास का डेटा मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सेक्शन हमारे काम का है, और कुछ होगा क्वेरी तो आप बताएंगे। मैंने केवल एक सोर्स दिया है, आप सोर्स का इस्तेमाल करें। मैं जो पेज को पूरे पेज को मैं गो थ्रू कर दिया, आप साथ में देखते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दोबारा पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सत्र में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के लेके आऊंगा। वीडियो बनना ही सबको, जो तैयारी करें अच्छे से तैयारी करिए, और मेरे सहयोग थोड़ा थोड़ा बना रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।